ठीक है, रेडी है सब? चलो रेडी है। ओके गाइस, सो आई होप आपको स्क्रीन जो है वो विजुअल होगी अब मेरी। एंड यहाँ पे वन नोट अपन ओपन कर लेते हैं, यहाँ एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं पोर्ट स्कैनिंग। जब हम करते हैं, जब हम पोर्ट को स्कैनिंग करते हैं तो इनके साथ साथ हमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, पोर्ट स्कैनिंग इश्यूज। ठीक है, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं जब भी आप पोर्ट को स्कैन करोगे तो आपके साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं। एंड वो इश्यूज क्या क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो इशू आपके साथ आएगा या आ सकता है, अरे भाई, आएगा या आ सकता है, द फर्स्ट वन इज फॉल्स पॉजिटिव। सबसे पहला आपके साथ इशू आएगा फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो भी आप पोर्ट स्कैनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि क्या होता है, कई बार आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो कई बार आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ऐसा एनमैप में भी आप स्कैन कर रहे हो तो एनमैप जरूरी नहीं, एनमैप एक स्क्रिप्ट है, एक टूल है, एक बेसिकली प्रोग्राम है जो किसी ने डेवलप करा है। एंड उसमें भी कोई ना कोई खामियां या कोई ना कोई जो है यू कैन से कि प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती हैं, हो सकती हैं, ड्रॉबैक्स भी, कोई भी ड्रॉबैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, परफेक्शन हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आपको परफेक्शन मिले, पर 100% परफेक्ट वैसा नहीं है। तो कई बार आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको कहीं पे दिख जाएगा पोर्ट नंबर F21 या FTP का ओपन है, बट एक्चुअली में वो ओपन नहीं है, बट आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट शो कर जाएगा कि वो ओपन है। ठीक है, उस केस को हम फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज, इसका मतलब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कहीं आपको ओपन पोर्ट मिल रहा है 21, ठीक है, अब मान लो 21 पे वर्जन भी मिल गया, कोई पुराना वर्जन, फिर भी वो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा, हो सकता है वो रिजल्ट ही फॉल्स पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। उस केस में आपको ऐसा नहीं पैनिक होना, सर मेरे पास वर्जन भी आ गया, पुराना भी है, एक्सप्लॉइट भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका वहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव केस बन सकता है। ठीक है, सॉरी, ये वाला आप लिख लो जल्दी से अपने 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 उसमें कि वी यूज द सॉफ्टवेयर टू स्कैन द पोर्ट्स एंड समटाइम्स इट गिव्स फॉल्स रिजल्ट्स आफ्टर पोर्ट स्कैनिंग। ठीक है, उसके बाद है हेवी ट्रैफिक। हेवी हेवी ट्रैफिक, ठीक है, जब आप किसी भी टारगेट पे, किसी भी सर्वर पे बहुत ज़्यादा पोर्ट स्कैनिंग करते हो, बार बार करते हो, बहुत ज़्यादा डेटा, अगर डेटा लेंथ वगैरह भी बढ़ा के भेजते हो या कुछ ऐसा, बहुत ज़्यादा स्कैनिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बार बार फ्रिक्वेंटली स्कैन करो, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करता है। ठीक है ना, एंड ये ट्रैफिक जब जनरेट करेगा तो उस केस में जो है आपको वहाँ पे फॉल्स रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको सही रिजल्ट मिल नहीं पाएगा, कई बार आपका जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा प्रोबिंग। एंड उस केस में क्या होता है, प्रेफरेंस यही होता है, प्रेफरेबल यही होता है कि जो पोर्ट स्कैनिंग आप कर रहे हैं वो आप उस सर्वर के बिजनेस आवर से बाहर करें, यानी कि आउटसाइड द बिजनेस आवर करें। मतलब जब बिजनेस आवर, जब वो सर्वर अप होता है, अप का मतलब जब वो सर्वर ऑलरेडी यूज में आ रहा है, मान लो कोई ये कंपनी है, उसका एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक उस कंपनी में काम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेटवर्क में बहुत सारे डेटा फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारी ट्रैफिक्स जनरेट हो रहे हैं। उस केस में आप उसी टाइम अगर हम आप पोर्ट स्कैनिंग करते हैं तो उस केस में और भी ज़्यादा उसमें ट्रैफिक जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये चांसेस है कि आपको फॉल्स रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ब्लॉकिंग हो सकती है, ये सारी जो है वो चीज़ें हो सकती है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप आउटसाइड बिजनेस आवर्स, जैसे शाम को 6-7 बजे के बाद आप करते हैं, 9 रात में करें, मोस्ट ऑफ द काम आप रात को करने की कोशिश करें, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आता है गाइस फॉल्स निगेटिव्स। फॉल्स निगेटिव रिजल्ट्स, तो पोर्ट स्कैनिंग में जब आप करोगे तो कई बार क्या होता है ना, पोर्ट स्कैनिंग की वजह से जो स्कैनिंग मशीन आपका होता है, जो बेसिकली आपका मशीन है, ठीक है, तो इसका रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, स्कैनिंग मशीन का मतलब आपका जो मशीन है उसका रिसोर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है।
जब रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाता है गाइस, तो उस केस में क्या करता है, आपको फॉल्स नेगेटिव्स रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी कि जो बेसिकली आपको बोलो कि फॉल्स रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, एंड प्रॉपरली आपको वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करके नहीं देता है, या प्रॉपरली आपको बताता नहीं है कौन सा पोर्ट क्या है, क्लोज है, ओपन है, फिल्टर्ड है, क्या है, ये सारी चीजें। तो ये फॉल्स नेगेटिव केस होता है। जब किस केस में, जब आप बहुत ज़्यादा मतलब सिस्टम का रिसोर्स जो है एग्जॉस्ट कर चुके हैं पोर्ट स्कैनिंग की वजह से, उस वजह से ये चीज़ें होती है फॉल्स नेगेटिव। उसके बाद आता है सिस्टम क्रैश। अरे भाई कौन आ रहा है यार, पार्ट। उसके बाद, सॉरी, उसके बाद क्या था, सिस्टम क्रैश। ठीक है, सिस्टम क्या क्या होता है, जैसे कि जब भी आप पोर्ट स्कैनिंग करते हो, ठीक है, जब भी आप पोर्ट स्कैनिंग करते हो तो कई बार क्या होता है कि आपका जो रिक्वायर्ड, जो बहुत रिक्वायर्ड सर्विसेज होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो बहुत रिक्वायर्ड सर्विसेज है, अर्जेंट सर्विसेज है, वो डिस्टर्ब हो जाती है कई बार आपके स्कैनिंग के चक्कर में। कई बार आपका सिस्टम जो है उस वजह से क्रैश हो जाता है, आपका सिस्टम काम नहीं करता। या फिर ऐसा भी होता है कि आप अगर किसी टारगेट सिस्टम पे कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसी सर्विसेज रन हो रही है जो बगी सर्विसेज है, जो जिसमें बग्स है, पैच नहीं हुए हैं, वल्नरेबिलिटीज है, ऐसा है। तो उस केस में क्या हो जाता है, जब आपका जो स्कैनिंग है उससे टारगेट सिस्टम, जो आपका टारगेट यानी विक्टिम का सिस्टम होता है, उसके आप सारे रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर देते हो अपने स्कैनिंग की वजह से, जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश टारगेट का भी होने का चांस हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। और एक होता है अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स के साथ क्या होता है, जो भी बहुत सारी जो पोर्ट नंबर्स हैं जो यूज में लेते हैं कंपनी, जो होते हैं, जो टारगेट सिस्टम आपका यूज ले रहा होता है या विक्टिम आपका यूज ले रहा होता है, वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लाइक मतलब कि, तो देखो, जब पोर्ट रजिस्टर्ड ही नहीं है मान लो कहीं पे, तो क्या होता है, उसको स्कैन कर पाना, मतलब या उसका पता लगा पाना कि भैया उस पे कौन सर्विस रन हो रही है, कौन सी सर्विस उस पोर्ट को यूज कर रही है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रजिस्टर्ड पोर्ट में ये इजी हो जाता है, अनरजिस्टर्ड पोर्ट्स जो होते हैं उसमें ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उन पोर्ट्स में आप जब स्कैन कर रहे हो, मान लो सारे पोर्ट्स को स्कैन कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे रिजल्ट्स थोड़ा सा मतलब कि वियर्ड रिजल्ट्स आएंगे। आपको ज़रूरी नहीं है, आपको कोई जल्दी पता नहीं चल पाएगा कि हाँ भाई उस पर कौन सी सर्विस रन हो रही है, उसका वर्जन क्या है। तो उस केस में थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो वो अनरजिस्टर्ड पोर्ट के केस में ओनली होता है। ठीक है, रजिस्टर पोर्ट में आपको जनरली इतना तो पता चल ही जाएगा कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है, या फिल्टर्ड है या हाफ फिल्टर्ड है, ओपन फिल्टर्ड है, क्या है, वो सारी चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज है पोर्ट स्कैनिंग के टाइम में। जब आप पोर्ट स्कैनिंग वगैरह करोगे तो उस समय ये इश्यूज आने के चांसेस रहेंगे, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अपनी कुछ प्रॉब्लम हो तब टेंशन ले सकते हो, बाकी सामने वाले का सिस्टम क्रैश कर जाए या कुछ हो जाए, तो उससे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अटैक ही कर रहे हो, या आप ऑलरेडी यू आर एन अटैकर। ठीक है, तो ये कुछ पोर्ट स्कैनिंग इश्यूज थे, सिंपल से इश्यूज थे। अब जो है हमारा एक जो नेक्स्ट टर्म हम जिस पे आने वाले थे, वो था ओएस डिस्कवरी, जिसको कि आप बैनर ग्रैबिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, बैनर ग्रैबिंग का मतलब होता है सिंपली कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सर्वर को फिंगरप्रिंट करना। ठीक है, फिंगरप्रिंट करके एंड उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में डिटेल्स निकालना, और अदर कुछ सर्विसेज के बारे में डिटेल्स निकालना, जिसको कि हम ओएस डिस्कवरी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बैनर ग्रैबिंग भी बोल सकते हैं। अब बैनर ग्रैबिंग आप बहुत तरीके से कर सकते हो, आप टेलनेट वगैरह का यूज करके भी कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज आल्सो फॉर बैनर ग्रैबिंग, बट पहले एक्चुअली में ये क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, फटाफट लिख लो एक बार जल्दी से। ओएस डिस्कवरी बोलते हैं इसको, या फिर बैनर ग्रैबिंग बोल देते हैं, या ओएस फिंगर प्रिंटिंग भी बोल सकते हो तुम इसको, ओएस फिंगर प्रिंटिंग ये भी बोल सकते हो। This is a method to determine the operating system on a target machine. ठीक है, ये मेथड होता है टू डिटेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टारगेट मशीन। बेसिकली ये दो टाइप्स में होते हैं, एक एक्टिव बैनर ग्रैबिंग होता है, एंड एक पैसिव बैनर ग्रैबिंग होता है। पैसिव बैनर ग्रैबिंग होता है। ठीक है, ओके। सो जब ओएस का पता चल जाता है तो हम ओएस बेस्ड वल्नरेबिलिटीज
को एक्सप्लॉइट करके एंड सिस्टम के अंदर घुस सकते हैं एंड अंदर और भी अटैक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक्टिव बैनर ग्रैबिंग क्या होता है, पहले ये जानते हैं हम एक्टिव बैनर ग्रैबिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्टिव बैनर ग्रैबिंग में, इसमें कुछ स्पेशली मॉडिफाइड पैकेट्स को जो आपका टारगेट सर्वर है वहाँ पे भेजा जाता है, वहाँ पे सेंड किया जाता है। मतलब कुछ स्पेशली क्राफ्टेड या स्पेशली मॉडिफाइड पैकेट्स को, स्पेशली क्राफ्टेड पैकेट्स। रितेश प्रजापति इतनी जल्दी? ठीक है, स्पेशली क्राफ्टेड पैकेट्स को यहाँ पे टारगेट को भेजा जाता है एंड रिस्पॉन्स को एनालाइज किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद रिस्पॉन्स को, पहला तो ये हो गया, उसके बाद रिस्पॉन्स को, द रिस्पॉन्स आर देन कंपेयर टू द डेटाबेस टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जो स्कैनिंग टूल है इनका जो अपना डेटाबेस होता है कि लाइक अगर इस टाइप का रिस्पॉन्स आया तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, इस टाइप का रिस्पॉन्स आया तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उसके बाद जो है रिस्पॉन्स आर बीइंग मैच्ड टू डेटाबेस, रिस्पॉन्स को डेटाबेस से मैच किया जाता है। ठीक है, डेटाबेस से मैच किया जाता है। एंड ये जो डेटाबेस है गाइस, मतलब कि मतलब ये जो डेटाबेस है ये स्कैनिंग टूल्स का होता है। एंड अगर इन डेटाबेस में जैसे डेटाबेस में जो भी मेंशन होगा कि इस टाइप का रिस्पॉन्स है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इस टाइप का रिस्पॉन्स है तो विंडोज़ होगा, इस टाइप का रिस्पॉन्स है तो लिनक्स होगा, इस टाइप की चीज़ें होती है। जैसे कि TTL वैल्यू से भी होता है, TTL वैल्यू को भी देख के अगर आप IP हेडर में देखोगे तो TTL वैल्यू भी जैसे 64 वगैरह जो होती है जनरली लिनक्स की होती है, 128 TTL वैल्यू जो होता है वो जनरली विंडोज़ का होता है। तो इस टाइप के कंपैरिजन करके ये चीज़ें की जाती है। अब ये जो चीज़ें हैं थोड़ा डीप में जाने के लिए नेटवर्किंग का जब हमारा आएगा सेशन आएगा तो आप उसमें पढ़ोगे। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रिस्पॉन्सेज होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पॉन्स डिफरेंट तरीके से होते हैं। एंड ये जो होता है बेसिकली ड्यू टू द स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की वजह से होता है, जो TCP/IP में आपको पढ़ोगे आप। ठीक है, TCP/IP जो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन होता है उसकी वजह से होता है। तो थोड़ा ये अंदर नेटवर्किंग का आ जाता है तो हम इसको अभी थोड़ा देर के लिए स्किप करते हैं, नेटवर्किंग पार्ट में हम आएंगे। तो उसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि एक्टिव बैनर ग्रैबिंग में हमने कुछ पढ़ा था TCP/IP स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, जिसको कि हम वहाँ पे रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो उसी की वजह से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग जो है वो रिस्पॉन्सेज देती है एंड उन्हीं अलग अलग रिस्पॉन्सेज को डेटाबेस से मैच किया जाता है एंड बताया जाता है कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक्टिव बैनर ग्रैबिंग के अंदर में आता है। अब पैसिव बैनर ग्रैबिंग के अंदर में क्या हो जाता है कि इसमें क्या होता है, जब पैसिव बैनर ग्रैबिंग की बात आती है तो लिखो डिटेक्शन ऑफ, वी डिटेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम्स फ्रॉम एरर मैसेजेस। ठीक है, जैसे कोई एरर मैसेज जो है वो आपको अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करती है तो वो पैसिव बैनर ग्रैबिंग के अंदर आ जाता है। कई बार आप जब आप बग बाउंटीज वगैरह करोगे तो कई बार आप जब बॉब शूट वगैरह यूज कर रहे होगे, चला रहे होगे तो कई बार आपको कोई बहुत सारी एरर मैसेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। एरर मैसेजेस के अंदर जो है जस्ट सेकेंड, सर्वर का जो एरर मैसेज होता है गाइस, ठीक है, सर्वर जो आप बगशूट में जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हो रिस्पांस आता है सर्वर की तरफ से तो कई बार सर्वर आपको एरर मैसेजेस देता है। तो उस एरर मैसेजेस के अंदर ना सर्वर कई बार अपनी आइडेंटिफिकेशन रिवील कर देता है, लाइक सर्वर का नाम, सर्वर की वर्जन डिटेल्स जो होता है, ये सब चीज़ें फिर SSL सर्टिफिकेशन के बारे में बता देता है, कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता देता है, बहुत सारी डिटेल्स रिवील कर देता है। पॉसिबली, जरूरी नहीं है करेगा, पॉसिबली कर देता है कई बार। तो उस केस में जो है हमें वो पैसिव बैनर ग्रैबिंग हम उसको बोलते हैं। ठीक है, पैसिव बैनर ग्रैबिंग में गाइज हम स्निफिंग के थ्रू भी डिटेल्स निकालते हैं। स्निफिंग के थ्रू मतलब कि पैकेट्स को स्निफ करके एनालाइज करके एंड फिर हम पता लगाते हैं लाइक कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोट मशीन पे जो है हमारा वो चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। एंड गाइज एक और चीज है लाइक एक्सटेंशंस का यूज करके
जैसे आपका जो यूआरएल होता है या डोमेन होता है, में डोमेन नहीं बोलेंगे, यूआरएल बोलेंगे, टोटल फुल यूआरएल जो होता है एड्रेस बार में, तो यूआरएल के एक्सटेंशन को देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का सर्वर या क्या चल रहा है। जैसे आपको पता ही होगा डॉट ए एस पी जो वेबसाइट्स होती है या डॉट ए एस पी एक्स होती है, तो ये IIS सर्वर यानी विंडोज प्लेटफॉर्म पे होस्ट की गई है, इसका मतलब जनरली यही होता है, ठीक है। तो ये हम पता लगा सकते हैं जनरली। डॉट PHP है तो हम जनरली बोलते हैं कि हम ये लिनक्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है। तो इस तरीके से हम कुछ गेसिंग करके भी एक्सटेंशन का यूज करके पता लगा सकते हैं। तो एक्टिव बैनर ग्रैबिंग में आपको पता चल गया यहाँ पे स्पेशली क्राफ्टेड पैकेट भेज के रिस्पॉन्स नोट करके एंड फिर उसको डेटाबेस के अगेंस्ट मैच करके एंड बताया जाता है क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है। एंड ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग रिस्पॉन्सेज देते हैं ड्यू टू द TCP IP स्टैक इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक। पैसिव में क्या हो जाता है, डिफॉल्ट पैसिव में क्या हो जाता है कि आपका जो एरर मैसेजेस आता है वो एरर मैसेजेस के ऊपर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेक्शन होता है। स्निफिंग के थ्रू हम एक कर सकते हैं, स्निफिंग पैकेट्स को एनालाइज करके एंड उसके बाद जो है वो हम पैकेट एनालाइजिंग स्निफिंग वगैरह में देखेंगे बाद में। एंड बैनर ग्रैबिंग एक हम पेज एक्सटेंशन के थ्रू भी कर सकते हैं जो पैसिव बैनर ग्रैबिंग होता है। तो पेज एक्सटेंशन को देख के हम ये काम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा था जिसमें कि आपने देखा कि बैनर ग्रैबिंग या फिर OS डिस्कवरी का मतलब या OS फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा। ओके गाइस, तो अब हाँ, अब TTL की मैंने बात की थी गाइस, तो TTL की बात मैंने की थी तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैंने इसे आपके लिए यहाँ पे एक रखा हुआ है, ये वाला डिफॉल्ट TTL वैल्यूज फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं गाइस उनके डिफॉल्ट TTL वैल्यूज होते हैं जिनसे कि ये पता लगाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला ना आपको कि जब आप कोई भी पैकेट को एनालाइज करोगे, जैसे वायर शार्क वगैरह में एनालाइज करते हो, वायर शार्क जैसे टूल में, तो वहाँ पे जब उनका जब IP हेडर देखोगे आप, उसका बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल हेडर जो होता है उसमें आपको TTL वैल्यू दिख जाएगी, टाइम टू लिव वैल्यू, ठीक है, पैकेट। तो उस पैकेट वो पैकेट एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब कौन से टाइप का ऑपरेटिंग वो आपको पता चल जाएगा क्योंकि TTL वैल्यू वहाँ मेंशन होगी। तो अगर TTL वैल्यू 64 के आसपास, जैसे ये 64 है, तो 64 जो होता है ना जनरली आपको लिनक्स के ही मिलेंगे TTL वैल्यू। जनरली जो भी आपको 64 वैल्यू मिलेगा वो लिनक्स का मिलेगा। वही अगर आपका देखो यहाँ पे 64 ICMP लिनक्स कर्नल, 64 यहाँ पे लिनक्स कर्नल 64 मैक ओएस भी लिनक्स कर्नल बेस्ड होता है, तो लिनक्स। उसके बाद जो 28 है आपको वो जनरली विंडोज का ही मिलेगा, ये विंडोज 32 आपको विंडोज का मिलेगा, ठीक है। 32 एंड 28 जो है आपको जितने भी विंडोज के मिलेंगे। तो इससे भी आप बैनर ग्रैबिंग करके मतलब एक तरह से आप टारगेट के सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। ओके, तो ये तो एक नॉर्मल से तरीके हो गए। अब जो है हम टूल का यूज जो करेंगे दैट इज कॉल्ड Nmap। Nmap का यूज करके फिर हम OS डिस्कवरी कैसे करेंगे, ठीक है, Nmap का यूज करके। तो काली लिनक्स में आप जो टूल है वो यूज करेंगे Nmap का। एंड पैरेट ओएस अगर आप यूज करते हो तो यूनिकॉर्न स्कैन होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं पैरेट ओएस ज्यादा यूज नहीं करता। तो यहाँ पे काली को हमने ओपन कर लिया है। Nmap आपको ऑलरेडी इंस्टॉल होता है गाइस इफ यू डोंट नो। तो Nmap से हमें बस अगर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कवर करना है तो उसके लिए भी स्विच मैंने आपको बताया था, ये स्विच जो है इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सर्विस एंड वर्जन डिटेक्शन के नीचे अरे भैया कहाँ गया, हाँ ये रहा। -O स्विच होता है, ठीक है। -O रिमोट OS डिटेक्शन यूजिंग TCP IP स्टैक फिंगरप्रिंटिंग, जो अभी मैंने बताया था स्टैक फिंगरप्रिंटेशन वाला, उसी का ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो -O से आप क्या देख सकते हैं, -O से आप OS डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको OS का डिटेक्शन करना है किसी भी टारगेट सिस्टम पे, किसी भी उस पर, तो आप Nmap लिख दीजिएगा, स्पेस दीजिएगा, -O दीजिएगा, कैपिटल O दे दीजिएगा, और उसके बाद आप जो भी आपका टारगेट है उसका नाम दे दीजिएगा। जैसे मैं दे देता हूँ test.php.1web.com, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया और मैं एंटर करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो शो करेंगे और आपको पॉसिबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर ये फाइंड कर पाएगा तो आपको पॉसिबल ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा थोड़ा सा रिजल्ट्स के लिए।
कौन है भाई? मोहम्मद जुएब खान लेट लगाता है यार। ये आ गया google.com पे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एग्रेसिव ओएस गेसेस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओएस जैसे एप्पल टीवी करके यहाँ पे नीचे और लास्ट में लिनक्स 2.6.8 कर्नल। एंड यहाँ पे आपको जनरली ये बता रहा है कि लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है। यहाँ पे लिनक्स कर्नल यहाँ पे आपको दिखा रहा है 2.6.18 वर्जन। तो बेसिकली मतलब कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रनिंग जस्ट गेस एप्पल टीवी, मतलब ये गूगल के ऊपर की बात कर रहा है, एप्पल टीवी का कुछ होगा। एंड यहाँ पे लिनक्स कर्नल, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली लिनक्स पे ही बेसिकली ये रन हो रहा है google.com का जो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही हम किसी और भी डोमेन के लिए देख सकते हैं, लाइक netflix.com के लिए देख लेते हैं, देखते हैं क्या स्पीड है। ये भी आ गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे फ्री बी एच डी पे ये रन हो रहा है। फ्री बी एच डी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी शायद आपको दिखा होगा। दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रहा फ्री बी एच डी। इसका भी वही 64 के आसपास आता है, लिनक्स पे ही बेस्ड है ये भी। तो आपका फ्री बी एच डी चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब इसने गेस किया है, जनरली इट जस्ट गेसेस। तो ये गेस करता है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह होती हैं या चलती है। तो यहाँ पे ये 93% गेस करता है कि हाँ भाई इतना हम कर सकते हैं गेस। तो आप -o का फ्लैग का यूज़ करके, स्विच का यूज़ करके आप ओएस डिटेक्शन या ओएस डिस्कवरी वगैरह कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा कमांड है। उसमें आप अलग अलग सब कमांड्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे चीट शीट में, लाइक स्कैन लिमिट अगर लगाना है, या फिर कुछ गेस करना है, एग्रेसिवली गेस करवाना है, या फिर अगर आप -a का यूज करोगे तो ये मल्टीपल ऑप्शंस को इनेबल करता है ओएस डिटेक्शन के साथ, वर्जन डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैनिंग एंड ट्रेस रूट, ये सारे काम कर देता है -a। एक ओवरऑल ऑल इन वन स्विच है जिसका यूज करके गाइस आप ओएस डिटेक्शन भी इनेबल कर सकते हैं एक ही कमांड में, वर्जन डिटेक्शन भी आप कर सकते हैं, उसका स्क्रिप्ट स्कैनिंग भी आपका ये करेगा, एंड उसके बाद ट्रेस रूट भी आपका ये कर देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर सकता है। मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है। मेटास्प्लॉइटेबल मशीन जो है हमारा, इसको हम ऑन कर ही देते हैं क्योंकि टारगेट मशीन में इसको रखने पे ज़्यादा बेटर होगा, हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ गाइस ये सारी चीज़ें तो हो गई अब यहाँ पे। इसके बाद अब गाइज यहाँ पे है कि ओएस डिस्कवरी आप एक और तरीके से कर सकते हो। एक और जो तरीका है आपके पास, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, काफ़ी इसका यूज़ भी किया जाता है वल्नरेबिलिटीज वगैरह फाइंड करने में, या इसके लिए भी यूज़ काफ़ी किया जाता है, ठीक है। तो ये जो तरीका है उसको हम बोलते हैं एनएससी का यूज़ करना, एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन का यूज़ करना, ठीक है। अब अब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल के लिए, जस्ट अ सेकेंड। इसको बंद कर देते हैं। एनएससी का यूज करना है, स्क्रिप्टिंग इंजन का। तो आप चीट शीट में देखोगे तो ये चीट शीट में भी आपको मिल जाएगा, नीचे आओगे यहाँ पे तो ये आपको मिल रहा है एनएससी स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा मे बी। तो एनएससी स्क्रिप्ट क्या होता है, एनमैप में गाइस, एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन करके एक कुछ फाइल्स होती है एनमैप के अंदर में। इन फाइल्स ये फाइल्स जो है, ये एक तरह के प्रोग्राम, एक तरह के छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जिनका जो एक्सटेंशन होता है .nsc होता है। इस स्क्रिप्ट के अंदर में कुछ डिटेल्स होते हैं जिसके अंदर ये जो इन्फो होती है उसके अकॉर्डिंग ये स्क्रिप्ट काम करते हैं। अभी स्क्रिप्ट कहाँ पे होते हैं, कैसे आपको खोजना है, क्या करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप स्क्रिप्ट्स के अंदर बहुत सारे अलग, जैसे आपका वो था ना, क्या था, रेकॉन एनजी। तो रेकॉन एनजी में मार्केट प्लेस में कितने सारे मॉड्यूल्स थे, वैसे ये भी मॉड्यूल्स है एनमैप के अंदर में एक तरह से। इन मॉड्यूल्स का आप यूज करके ऑटोमेटेड वे में आप जो है स्कैनिंग कर सकते हो एनमैप का यूज करके, काफी सारे स्कैनिंग। एंड कहाँ पे लोकेट होते हैं, तो लोकेट करने के लिए आपको लोकेट कमांड पता होगा, लोकेट कमांड होता है। उसके बाद लोकेट कमांड देके आप वाइल्ड कार्ड देके एंड .nsc सर्च कर सकते हैं। तो आपको nsc वाले जो लोकेशन है मिल जाएंगे। तो ये जो लोकेशन है nsc का, ये बेसिकली आपको यूएसआर के अंदर, शेयर के अंदर, एनमैप के अंदर, स्क्रिप्ट्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ग्राफिकली एक बार चल के देख लेते हैं। यूएसआर के अंदर में, शेयर के अंदर में, एंड एनमैप मिलेगा आपको, एनमैप के अंदर में, एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट्स मिलेंगे। इसी के अंदर में ये सारे स्क्रिप्ट्स आपको दिख जाएंगे। देखो यहाँ पे .nsc के साथ ये इतने सारे स्क्रिप्ट्स हैं
टोटल 605 स्क्रिप्ट है, 605 स्क्रिप्ट है, ठीक है। आ जाओ, 605 ही है ना, वहां तो 605 ही दिख रहा है, मान लो 609, यहाँ 609 दिख रहा है, चलो ठीक है, जो भी है 605 609 व्हाटएवर। तो ऑलमोस्ट 605 के आसपास टोटल स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे एनएससी के मिल जाएंगे। लोकेट कमांड से आप देख सकते हो, लोकेट कमांड ये कर दोगे आप सिंपली, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब गाइज यहाँ पे इनको यूज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको यूज करने का, अलग अलग वेज है इसको यूज करने का। आप यहाँ पे हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट लगा के यूज कर सकते हो, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट लगा के उसके बाद जो भी आपका स्क्रिप्ट है, जो भी आपका नाम है उस स्क्रिप्ट का, वो आप लिख दो, आपका वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ओएस डिटेक्शन की हम बात करेंगे, तो ओएस डिटेक्शन के लिए यहाँ पे सिंपली जो कमांड आप रन करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लोकेट एनएससी, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं ग्रेप ओएस, ओएस वाली देख लेते हैं। तो ओएस वाली ये सारे हैं, ओएस वाली बहुत सारी आ गई, ओएस वाली तो ओएस डिस्कवरी का एक था, ओएस डिस्कवरी ये देख लेते हैं, हाँ ये वाली, तो ओएस डिस्कवरी ये वाली हमारे पास स्क्रिप्ट है, एसएमबी ओएस डिस्कवरी, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है गाइस, इसको सिंपल तरीके से यूज करना है, एनमैप आपको लिख देना है, स्क्रिप्ट कोई भी एनएससी स्क्रिप्ट यूज करने के लिए सीधा एनमैप आप लिख दीजिए, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट लिख दीजिए कमांड, ठीक है। उसके बाद आप पूरा स्क्रिप्ट का एड्रेस लिख दीजिए, पूरा यूआरएल मतलब पाथ टाइप कर दीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है, या हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इज इक्वल टू लिख के आप टाइप कर दीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट कर दिया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे दे देना इसका नाम, तो इसका नाम है SMB OS discovery डॉट NSE, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी किया एंड यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया, अरे भाई क्या हुआ, ठीक है पेस्ट हो गया। चलो SMB OS डिस्कवरी डॉट NSE, ये हमने कर दिया, ठीक है। तो हमने हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट कर दिया, SMB हाइफन OS डिस्कवरी, आई थिंक सब सही टाइप किया, डॉट NSE, ठीक है। और टारगेट का दे दीजिए आप, टारगेट स्पेसिफाई कर दीजिए, google.com कर दीजिए या फिर netflix.com कर दीजिए, इस तरह से जो भी है, या इसका आईपी दे दीजिए, जो netflix.com है उसका आईपी निकाल के आप आईपी वहाँ पे डाल सकते हैं, आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, डोमेन डाल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। तो हमने ये कर दिया और हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये ओएस डिस्कवरी करके देगा। फिलहाल हमारा मेटास्प्लैटफॉर्म मशीन भी बूट हो चुका होगा, MS एडमिन एंड आईपी इज वही है 29.12 है, हम यहाँ पे वही दे देंगे। तो चलो ये आ गया यहाँ पे ओएस डिस्कवरी में, यहाँ पे कुछ मिला क्या, कुछ यहाँ पे बाबा कुछ नहीं आया, चलो ठीक है, एक बार उस पर देख लेते हैं। 192.168.29.12 हमारा जो मशीन है उस पर देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे इसमें आ गया, इसमें रिजल्ट्स आ गए, इसलिए वल्नरेबल मशीन्स पे प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि गाइस रियल टारगेट पे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, देखो रियल टारगेट पे कभी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। रियल टारगेट पे आप अटैक करो, मतलब आप रियल अटैक करो तो रियल टारगेट यूज करो। जब आप एक्चुअली में बग बाउंटी कर रहे हो, हंट कर रहे हो, तो आप रियल टारगेट यूज करो, क्योंकि वहां पे आपको रिजल्ट्स क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो देखना है, वही तो देखना है, वही फाइंड करना है। बट प्रैक्टिस के टाइम अगर करोगे तो आपको रिजल्ट्स, आपका जो रिजल्ट आपको देखना है एक्चुअली में उसको एनालाइज करने को, वो मिलेगा ही नहीं, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए वल्नरेबल वेब एप्लीकेशंस, वल्नरेबल मशीन्स वगैरह ये बनाई गई है सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, लैब्स बनाया गया है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल मेटास्प्लैटफॉर्म को स्कैन किया, तो इसने एक तो पोर्ट स्कैनिंग करी दी, जो हमारा पोर्ट स्कैनिंग नॉर्मल था, और यहाँ पे होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट, स्क्रिप्ट जो हमने चलाई उसका रिजल्ट आया SMB OS डिस्कवरी OS यूनिक्स, ठीक है ना। कंप्यूटर नेम आ गया यहाँ पे, नेट बायोस कंप्यूटर नेम, ये तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स आ गई है। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम यहाँ पे आ गया आपका, जो आ गया यहाँ पे सिस्टम टाइप। तो ये बहुत डिटेल्स इसलिए आ गई क्योंकि एक वल्नरेबल मशीन है, जो आपका नॉर्मल रियल मशीन होगा उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जो है डिटेल्स वो नहीं आएंगी, उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आ जाए तो वो भी गेस करके आपको जो भी आना होगा वो आ जाएगा, वो काफ़ी है, ठीक है। आप इस तरह से दूसरा जो है तरीका गाइज, वो आप स्क्रिप्ट इज इक्वल टू ये करके, एंड ये NSE को हटा दीजिए, आप NSE को हटा दीजिए, डिस्कवरी कर दीजिए, स्क्रिप्ट इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो SMB OS डिस्कवरी, ऐसे हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इज इक्वल टू SMB OS डिस्कवरी, फिर भी आपका कमांड चलेगा। तो ये भी एक तरीका है यूज करने का, आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है।
आपको यहाँ पे भी दिखा हुआ मिल जाएगा, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इज इक्वल टू, बस स्क्रिप्ट का नाम दे दो, ठीक है। अब आप या स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट के बाद डिफॉल्ट आप जो भी करना है वो कर दीजिए। उसके बाद आप इवन आप एस्टेरिस्क का यूज करके ना वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए जैसे मैंने स्क्रिप्ट इज इक्वल टू किया ना, आपको चाहिए कि इस पे HTTP वाले जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं HTTP नाम से, वो सब चल जाए इस पे, और एंटर कर दिए, यानी HTTP के जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं वो सब इस पे चल जाएगा, इस टारगेट IP पे, ठीक है। और उस सब के आपको रिजल्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको जैसे आपको देखना है कि इसका कौन से है, तो देख लीजिए लोकेट, एंड लोकेट करके .NSE, और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ग्रैब करके HTTP वाली, कितने हैं, तो HTTP वाली इतने सारे स्क्रिप्ट्स है, ठीक है। ये इसका मतलब ये सारे स्क्रिप्ट्स यहाँ पे चलेंगे, इसलिए टाइम लग रहा है, ये आप देख रहे हो टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लगेगा भी, ये देखो यहाँ पे अभी अभी 64% हुआ है, अभी टाइम लगेगा, यानी सारे स्क्रिप्ट को ये ट्राई कर रहा है, तो इसलिए ये टाइम लगा रहा है, ठीक है। वैसे ही करके यहाँ पे अगर आपको FTP से रिलेटेड सारे स्क्रिप्ट्स को रन करने हैं, FTP लिखा, एंटर स्टार लगाया और एंटर कर दिया, अब ये FTP से रिलेटेड जितने भी स्क्रिप्ट्स आपके NSE के अंदर में है वो सारे रन करेगा एक एक करके, एंड आपको उसके रिगार्डिंग जो है आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है NSE स्क्रिप्ट को यूज करने का, ठीक है। उसका दो स्क्रिप्ट्स को आप यूज कर सकते हैं एक ही साथ, HTTP कॉलन बैनर, मतलब HTTP वाले बैनर वाले जो भी स्क्रिप्ट्स है उसको आप चला सकते हैं, इस तरीके करके देर आर अदर मतलब वेज टू यूज द Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे लेट्स चेक FTP का कौन सा है, कोई VSFTPD का देख लेते हैं, है कि नहीं इसमें, VSFTPD का कोई स्क्रिप्ट है, ये वाला है, कौन सा है, FTP VSFTPD बैकडोर, ये वाला है। तो एक काम करते हैं ना, कौन आया भाई, वेद प्रकाश, हाँ वेद प्रकाश, थोड़ा जल्दी, चलो ठीक है। यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे थे अपन, कहाँ गया यार, हाँ ये रहा। तो इसमें हम यूज कर लेते एक बात, Nmap हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, ये हमारा टारगेट यही रहेगा, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट दे देते हैं, एंड स्क्रिप्ट के बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में दे देते हैं ये वाला, कौन सा स्क्रिप्ट है भैया, यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा कि नहीं यार, ये यहाँ से लिया, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ से लेके एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, चलो हो गया, चलो ठीक है। ये वाला स्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं, यानी कि ये बैकडोर, ये वाली जो स्क्रिप्ट करके, यानी कि ये VSFTPD बैकडोर के लिए स्कैन करेगा दिस IP एड्रेस को, इस IP एड्रेस को ये VSFTPD जो बैकडोर है उसके लिए स्कैन करेगा FTP के, ठीक है। तो बाई चांस हमारे पास ये ऑलरेडी वल्नरेबल था, आपको पता ही होगा, तो देखो यहाँ पे इसने दिखा भी दिया है, यहाँ पे जब आपने स्कैन किया तो पोर्ट 21 ओपन FTP VSFTPD बैकडोर वल्नरेबल, यानी कि आपका टारगेट जो है वो वल्नरेबल है। VSFTPD बैकडोर यहाँ पे वल्नरेबल एक्सप्लॉइटेबल भी है, ये देख लो यहाँ पे, और यहाँ पे इसने CV डिटेल्स भी दे दी भैया, ये CV जो डिटेल्स है यहाँ पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, एक्सप्लॉइट्स वगैरह ले सकते हो, फलाना ठिकाना जो भी। अब रेफरेंसेज में भी इसने जो है वो दे दिए कि यहाँ पे आपको जो ये रेफरेंसेज है, जैसे ये CV.mitre जो आपका है ये वाली दे दी, यहाँ पे आप जाके बेसिकली इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो। आप जब सॉरी अब जब ये लिंक्स ओपन करोगे तो आपको एक्सप्लॉइट का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा, ओके। यहाँ पे गिटहब पे आपको मेटास्प्लॉइटेबल का भी बैकडोर का वो जो .rb वाला है वो भी दे दिया, जो हमने यूज किया था उस टाइम एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये एक FTP के लिए, स्पेशली FTP के लिए चेक करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्क्रिप्टिंग इंजन यूजिंग ऑफ NSE एंड Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, ठीक है। इसी तरह आप अलग अलग टारगेट्स को जो है वो स्कैन कर सकते हो। उसी तरीके से गाइस नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पे, अरे यार आ जाइए, क्या हुआ, ये रहा, ये जो आपका CV है वो यहाँ पे आपका CV ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में VSFTP डाउनलोडेड बिटवीन इतना 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 कंटेन्स अ बैकडोर विच ओपन्स अ शेल ऑन पोर्ट नंबर 62 TCP, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ चुका है यहाँ पे। तो इसका डिटेल जो है वो आपको रेफरेंसेस में, यहाँ पे सारे ये रेफरेंसेस है, यहाँ पे आपको बहुत सारे रेफरेंसेस है, किसी भी रेफरेंस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंपल सा इसकी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नाउ बहुत सारी NSE स्क्रिप्ट्स है, अगर आपको जो मैंने अभी बताई था लोकेट करके आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो, एक एक करके इन NSE स्क्रिप्ट्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ टेलनेट से लेके
SSH से लेके सारे जो है वो सारे स्क्रिप्ट्स यहाँ पे भरे पड़े हैं, ठीक है। तो आपको जिस स्क्रिप्ट की जब जब ज़रूरत पड़ती है आप उस स्क्रिप्ट को तब तब यूज़ करके एंड ट्राई कर सकते हो। जैसे RMI वल्नरेबल क्लास लोडर डॉट NSE देख लो। RMI जो मैंने बताया था, RMI वाले एक्सप्लॉइट करने के लिए मैंने आपको टास्क में भी दिया था, तो वो जावा RMI जो मैंने आपको बताया था, तो वो RMI वाली भी है यहाँ पे, आप उसके लिए भी सर्च कर सकते हो। VNC के लिए भी हो सकती है, तो उसके लिए भी आप सर्च कर सकते हो। MySQL के लिए भी है, SSH के लिए भी है, सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए आप स्पेसिफिक अगर कोई आप CV वगैरह फाइंड करना चाहते हो, जैसे ये देखो यहाँ पे वल्नरेबल CV, अगर आप स्पेसिफिक CV के अगेंस्ट कुछ सर्च करना चाहते हो, लाइक कोई अगर टारगेट है वो स्पेसिफिक इस CV के अगेंस्ट वल्नरेबल है कि नहीं है, तो आप ये भी सर्च कर सकते हो इन स्क्रिप्ट के। ये वाला स्क्रिप्ट चला दो और टारगेट का IP दे दो, तो बता देगा कि ये टारगेट आपको इस CV से इफेक्टेड है कि नहीं। CV का मतलब सिंपली इस वल्नरेबिलिटी से इफेक्टेड है कि नहीं है। अब ये CV में कौन सी वल्नरेबिलिटी है, आप ये CV सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे, आपको वो वल्नरेबिलिटी का डिटेल जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्टोर्ड एक्सेसेस के लिए भी है, देयर आर लॉट ऑफ यहाँ पे स्क्रिप्ट है जो यहाँ पे अवेलेबल है। एंड बेसिकली इन स्क्रिप्ट्स को आप एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज इसका यूज़ जो है वो आपको लाइव टारगेट सिस्टम जब आप हैक करेंगे या CTFs वगैरह खेलेंगे तो आपको उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। OSCP CS प्रैक्टिकल जैसे एग्जामिनेशंस में भी आपको इसका यूज़ और आपको इसका यूज़ मतलब करना पड़ेगा, आपको इसका यूज़ समझ में आएगा वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी आप इससे रूबरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रखी है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। जैसे अब FTP VS FTPD बैकडोर वाली NSE स्क्रिप्ट थी, तो आप देखो जैसे जैसे यहाँ पे ये हमने बैकडोर वाली जो NSE स्क्रिप्ट चलाई थी, कौन सी चलाई थी, कहाँ गई, हाँ ये वाली चलाई थी। तो इसको अगर आप ओपन करके देखोगे, लेट सपोज मैंने विम्स ओपन कर दिया, USR शेयर Nmap के अंदर स्क्रिप्ट्स के अंदर में VS FTPD स्क्रिप्ट्स के अंदर में FTP का स्क्रिप्ट है क्या, FTPD VS FTPD, ठीक है, ये वाला। इसको ओपन करके देखोगे आप किसी भी स्क्रिप्ट के फाइल को, तो आपको उसके अंदर की सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के आप बेसिकली आप आइडिया भी लगा सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से ये चीज़ काम कर रही है, किस तरीके से ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको अगर छोड़, सिंपल सा वो है फंडा सिंपल सा प्रोग्राम है, आप इसको देख के यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से करके आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो। चलो ये तो गाइस हमने बात की स्क्रिप्टिंग इंजन का यूज़ करके कैसे आप अलग अलग टारगेट्स पे अलग अलग स्क्रिप्ट चला सकते हो। तो सिंपल सा एक टास्क आपके लिए क्या है, सिंपल सा टास्क क्या है पहले ही दे देता हूँ मैं यहाँ पे। यूज़ मैक्सिमम NSE स्क्रिप्ट्स, मतलब स्क्रिप्टिंग इंजन स्क्रिप्ट्स टू एनालाइज एंड स्कैन और टारगेट, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम जितने भी NSE स्क्रिप्ट्स मैंने दिखाया 600 से ऊपर है, तो 600 में से मैक्सिमम जितने भी आप NSE स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो एक सिंगल टारगेट के लिए, एक सिंगल टारगेट चूज़ करो पहले, एक अच्छा टारगेट चूज़ करो, ऐसे ही नहीं google.com facebook.com नहीं चूज़ करना है। एक अच्छा टारगेट आप अपने बगक्राउड या हैकरवन जैसे प्लेटफॉर्म से उठाओ, या उसके सबडोमेन को उठाओ जो लाइव हो, मतलब ऐसा नहीं कि अब सबडोमेन ही डेड हो और उसको तुम्हें स्कैन किए जा रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, लाइव हो उसको तुम यूज कर सकते हो। या फिर टेस्टिंग करने के लिए, रिजल्ट्स को देखने के लिए मेटास्प्लॉइटेबल का यूज करो, ठीक है। अगर तुमको लाइव नहीं यूज करना है, टेस्टिंग और रिजल्ट्स देखने हैं, तो मेटास्प्लॉइटेबल की IP को यूज कर लो, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद उसको मैक्सिमम स्क्रिप्ट चला चला के देखो कि क्या क्या रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं, देखो कि मेटास्प्लॉइटेबल मशीन किन किन CVs के अगेंस्ट वल्नरेबल है, क्या क्या उसके स्कैन रिजल्ट्स में आ रहे हैं, हु इज इंफॉर्मेशन या जो भी है आप किसी डोमेन का निकालना है वो निकाल के देखो। तो अलग अलग तरीके से आपको स्कैन करके देखना है, ये आपका पहला टास्क है, ये मतलब वीकेंड वीकेंड नहीं, मतलब आज शाम के पहले वाला टास्क, ठीक है। तो ये हमारा Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन का यूज़ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन के बाद यहाँ पे जो OS डिस्कवरी वाली जो चीज़ है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। OS डिस्कवरी में आपको ऐसे ही OS को डिस्कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है, दैट्स इट। आपको एग्रेसिव स्कैन अगर करना है तो आपके लिए यहाँ पे चीट शीट्स में अवेलेबल है, यहाँ पे वेयर इज द OS डिस्कवरी, ये रहा OS डिस्कवरी में यहाँ पे। तो ये वाला मेक्स Nmap गेस मोर एग्रेसिवली, ठीक है। तो आप एग्रेसिवली जो है थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो और डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो और या फिर -a लगा दोगे तो आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगे यहाँ पे।
तो ओएस डिटेक्शन आप इस तरीके से कर सकते हो। अब गए यहाँ पे जब हम ओएस डिटेक्शन के बाद बात करते हैं फायरवॉल इवेशन या फिर आईडीएस इवेशन के बारे में, ठीक है। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स जो होते हैं आईडीएस वगैरह, उनको कैसे इवेड किया जा सकता है या फिर फायरवॉल्स को कैसे इवेड किया जा सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ अपने सारे फायरवॉल को ब्रेक कर दोगे, आप सारे फायरवॉल को ही आप बाईपास कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। काली में एक बहुत अच्छा टूल है वैफ ऑफ, काली में एक बहुत अच्छा टूल है वैफ ऑफ, ठीक है। ये बेसिकली ना बताता है कि कोई वेबसाइट फायरवॉल के पीछे है कि नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक टूल है, बहुत अच्छी शानदार एक टूल है। तो बेसिकली आप इस टूल का यूज कर सकते हो एंड थोड़ा सा गेस करने के लिए कि आपको फायरवॉल किसी टारगेट के पीछे कोई फायरवॉल है कि नहीं। अब ये डोमेन स्पेसिफिक थोड़ा सा हो जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नो वैफ डिटेक्टेड बाय जनरल डिटेक्शन, ठीक है। तो ये जेनरिक डिटेक्शन में करके बताता है, ठीक है। जनरली कई बार क्या होता है, आप यहाँ पे एक बार www भी डाल के देख सकते हैं, इस पे भी रिजल्ट्स कई बार इसके वैरी कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्कैन तो वैसे जनरल टारगेट को ही कर रहा है, https google.com को। तो कई बार आपको तो रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने अब यहाँ पे किया टेक्निकल navigator.in, ठीक है। अब बड़ी बड़ी वेबसाइट जो है उन पे तो आपका नॉर्मल है, सिंपल सा होगा कि भैया इस पे फायरवॉल होगा ही होगा। गूगल फायरवॉल यूज नहीं करेगी तो कौन करेगा, है ना। बट स्टिल इसने डिटेक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। तो कई बार फॉल्स पॉजिटिव जो मैंने आपको बताया था वो रिजल्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैंने वेबसाइट अपनी चेक की तो ये इसने डिटेक्ट कर लिया, द साइट टेक्निकल इज बिहाइंड क्लाउडफ्लेयर वैफ। क्लाउडफ्लेयर का अपना खुद का नेटिव फायरवॉल है, जिसके क्योंकि आप जब क्लाउडफ्लेयर यूज करोगे तो अपने नेटिव फायरवॉल से आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देता है। तो ये इसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ भाई चलो। उसी तरह से आप दूसरी वेबसाइट पे भी ट्राई कर सकते हो, amazon.in पे ट्राई कर सकते हो कि है कि नहीं है, डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी है। तो ये आपको डिटेक्ट करके बेसिकली बताया, हाँ ये भी क्लाउडफ्लेयर क्लाउड फ्रंट है, सॉरी क्लाउड फ्रंट अमेजन का खुद का वैफ जो है वो उसके पीछे चल रहा है आपका, ठीक है। इस तरह से आप इससे पता लगा सकते हो। उसके बाद जब आपका फायरवॉल है ही तो ऑब्वियसली थोड़ी सी आपको पिंग या फिर डिटेक्शंस वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी, आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगा ये, है ना। तो ओके, तो यहाँ पे ये कुछ एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो हटाओ इसको। इसे आप वैफ से चेक कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि अब भैया बात करते हैं कि इसको किस तरीके से जो है फायरवॉल इवेशन वगैरह किए जा सकते हैं। देखो फायरवॉल इवेशन करने के देर आर अ लॉट ऑफ वेज, अलग अलग तरीके होते हैं फायरवॉल इवेशन करने के, ठीक है। उन तरीकों में से कुछ पॉपुलर जो तरीके हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ थोड़ा। हालांकि तरीके बहुत सारे हैं बट जो कुछ पॉपुलर, कुछ ज़रूरी, कुछ आपके जानकारी लायक जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इज द पेन, ये रहा, ठीक है। इसमें एक जो होता है वो एक पैकेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक होती है, उसके थ्रू आप फायरवॉल इवेशन वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आप सोर्स पोर्ट मैनिपुलेशन टेक्निक होती है, इसके थ्रू भी आप फायरवॉल इवेशन का ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आईपी एड्रेस डिकॉय होता है, इसके थ्रू भी आप फायरवॉल इवेशन वगैरह कर सकते हो। ये तीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेन है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लाइक आईपी एड्रेस डिकोय, सॉरी आईपी एड्रेस स्पूफिंग हो गया था, कस्टम पैकेट क्रिएट करना करके भी हो जाता है। इन सब पे भी हम बात कर लेंगे, बट इंपॉर्टेंट जो है ये चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ करके भी होता है, एनोनिमाइजर्स का भी यूज़ करके होता है, आईपी स्पूफ करके भी होता है, किसी और डोमेन को किसी और डोमेन से स्कैन करने का भी होता है, ठीक है। तो हम बात तो सब पे करेंगे बट फिलहाल हम इन मेन टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है पैकेट फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अब इस पैकेट फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, पैकेट फ्रैगमेंटेशन में गाइस होता है ना कि जो प्रोब पैकेट्स होते हैं आपके, प्रोब पैकेट्स मतलब जो जो इंक्वायरी करने जाते हैं टारगेट सिस्टम पे, इंक्वायरी करने जाते हैं, ठीक है। तो इन प्रोब पैकेट्स को फ्रैगमेंट कर दिया जाता है, फ्रैगमेंट कर दिया जाता है इनटू स्मॉलर पैकेट्स, स्मॉलर पैकेट्स, स्मॉलर पैकेट्स में फ्रैगमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। नेटवर्क को भेजने से पहले या टारगेट को भेजने से पहले, ठीक है। नाउ नाउ अब ये स्मॉलर पैकेट्स में जब जाते हैं ना तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उस पर जो फायरवॉल्स वगैरह लगे होते हैं वो कई बार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द साइज, स्मॉलर इन साइज। उनका एक रूल्स होता है, एक रूल डिफाइंड होता है कि इतने बाइट्स के पैकेट्स जो आएंगे हम उसी को, इतने बाइट या उससे ऊपर के होंगे तो हम उनको स्कैन करेंगे और उन पे जो भी एनालाइज करेंगे, जो भी करेंगे। अब बहुत छोटा छोटा पैकेज जाएगा ना तो उनको
उनको मतलब वो स्कैन सही से कर नहीं पाएंगे, ठीक है, सही से उनको स्कैन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जब जब मतलब कि ये बेसिकली किस चीज़ में होता है, टीसीपी हेडर में होता है, ठीक है ना, टीसीपी हेडर आप बोल लो बेसिकली, जिसमें कि पैकेट्स होते हैं। तो उस टीसीपी हेडर को ही छोटे छोटे पार्ट्स में, पैकेट्स में तोड़ा जाता है, एक तरह से फ्रेगमेंट किया जाता है, एंड जो फायरवॉल्स होते हैं फिर तो उसको वो डिटेक्ट करने में थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बस यही चीज़ें होती है, थोड़ा सा उनको उनको मुश्किल हो जाता है, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें कैसे इस चीज़ को हम कैसे लाइक प्रैक्टिकली कैसे हम इसको यूज़ में कैसे ले सकते हैं, देखो प्रैक्टिकली यूज़ में लेने के लिए गाइस 2-3 चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्या क्या है आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। पहले तो हम हाइफन एसएस का यूज़ करने वाले हैं, हाइफन एसएस का यूज़ करेंगे। स्कैन टेक्निक्स में हम टीसीपी सिन स्कैन, जो डिफॉल्ट स्कैन टेक्निक है, हम उसी को यूज़ करेंगे, जो कि एक तरह से स्टिल्थ स्कैन की तरह भी काम आता है। स्टिल्थ स्कैनिंग में जो हमने बात की थी पिछले बार, हमने पढ़ा था स्टिल्थ स्कैनिंग में, तो थोड़ा सा हम स्टिल्थ बनाएंगे डिफॉल्ट यूज़ करके। उसके बाद गाइज आप टाइम का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना, टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस, जैसे आपका स्कैन कितनी फास्ट आप करवा रहे हो, ठीक है, तो आप ये टाइमिंग्स मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ये वाले जैसे -T0। तो ये क्या करता है ना गाइस कि बहुत ही स्लो स्कैनिंग करेगा, ठीक है। तो इसका भी एक फायदा है अपना कि बहुत जब स्लो स्कैनिंग होगा ना, तो आईडीएस वगैरह को जो है ज़्यादा डाउट्स नहीं होते हैं, ज़्यादा पैकेट्स एक बार में आते नहीं है, तो डाउट नहीं होता, उनको लगता है चलो ठीक है, तो इवेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका T1 उससे थोड़ा फास्ट, T2 उससे थोड़ा फास्ट, T3 इससे थोड़ा फास्ट, T4 उससे थोड़ा फास्ट, इस तरीके से। बट अगर आप बहुत फास्ट स्कैनिंग यूज करें, जैसे T4 T5 यूज करें या T3 भी यूज करें, तो गाइज आपको T4 अगर आप देखो, T4 यूज अगर आप कर रहे हो, मान लो T4 बहुत फास्ट स्कैनिंग है, अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका इंटरनेट स्पीड, नेटवर्क का स्पीड जो है वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए। अब एकदम स्लो नेटवर्क में अगर T4 चलाओगे ना तो क्रैश होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। नॉर्मल है T3 आपका, जो नॉर्मल है डिफॉल्ट स्पीड है, बिना टी के लगाए भी चलाओ तो आपका नॉर्मल वही चलेगा, ठीक है। तो हम इसमें कोई से भी आप T1 T2 T3 कुछ भी है वो लगा सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ साथ आप इसके साथ साथ आप -A का भी यूज कर सकते हो, ताकि आपको ओएस डिटेक्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाए, वर्जन डिटेक्शन भी आपका हो जाए, स्क्रिप्ट स्कैनिंग भी हो जाए, और ट्रेस रूट वगैरह जो भी होती है वो सारी चीजें हो जाए, ठीक है। एंड फ्रैगमेंट करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में लाने के लिए पैकेट्स को हम यूज करते हैं -F। कहाँ गया -F, ये वाला -F। Requested scan, including ping scan, use tiny fragmented IP packets, harder for packet filters। तो छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे पैकेट्स को देखने के लिए, करने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं। तो चलो हमारा टारगेट है सेम, हम टारगेट सेम चूज करते हैं, और हमारा जो पहले टारगेट था भैया हम उसी को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम पहले तो टारगेट मेंशन कर देते हैं nmap, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा -S लगा देते हैं, स्टिल्थ वाला हम एक बार यूज कर लेते हैं। टाइमिंग को T2 दे दे, क्या मतलब T2 दे देते हैं, थोड़ा स्कैन को स्लो करते हैं, फास्ट कर सकते हैं बट यहाँ पे स्कैन को स्लो ही करते हैं। T2 में एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे T2 में कौन सा था, T2 में है पोलाइट है, स्लो डाउन द स्कैन एंड यूज लेस टारगेट मशीन रिसोर्स, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अभी तो हमारा ये प्रैक्टिस वाला टारगेट है ना, तो हम इस पर T4 ही कर देते हैं, थोड़ा फास्ट ही कर देते हैं, ठीक है। -A से वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ओएस डिटेक्शन, स्क्रिप्ट और ये सारे आ जाएंगे। -A से हम फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, फ्रेगमेंटेड जो आईपी जाएंगे, आईपी प्रोब होंगे, और वर्बोस मोड को इनेबल कर देते हैं, एंड हमारा टारगेट का आईपी दे देते हैं 192। एनमैप को देखो, एनमैप को जब तुम यूज करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। तुम लोग मतलब ईमानदारी से, अगर तुम लोगों में से किसी ने, मैं एक बार चैट देखूँ तुम्हारा, तुम लोगों में से किसी ने भी अगर ईमानदारी से एनमैप का यूज किया होगा कल से लेके आज तक या अभी तक जो भी है, ईमानदारी से, तो तुमको बहुत मजा आएगा। एक्चुअली में एनमैप में जब तुम स्विचेस आर वेरी इजी टू यूज, ठीक है। एनमैप की स्विचेस यूज करना इज क्वाइट इजी, काफी इजी है। तो तुम उसको क्या कर सकते हो, जब तुम सर एनमैप बहुत बार स्लो होता है ना, तो टी का यूज कर लो ना यार, T4 कर दो, T5 कर दो, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, थोड़ा एग्रेसिव स्कैन कर देगा, ठीक है। तो तुमको बहुत मजा आएगा। तो स्विचेस यूज करना काफी आसान है, स्विचेस का बस यूज कर लो, मतलब स्विचेस का जो इसमें टी लगाओ ना, टी, इसमें तुमने मोहित टी लगाया नहीं, टी का यूज कर लो एक बार। तो जब स्विचेस का यूज पता चल जाएगा चीट शीट से, तो तुमको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे nmap कमांड लिख दो, लास्ट में टारगेट लिख देना, और बीच में जितने स्विचेस है जो जो घुसाना है अंदर में, स्विचेस जो है डालने हैं, वो सारे स्विचेस डाल दो। तो 192.168
8.29.12 ये वाला डाल दिया और यहाँ पे हम एंटर करते हैं, ठीक है। देखो रिजल्ट्स, ये आपको रिजल्ट्स देगा। चलो हो गया। ये आपको रिजल्ट्स आ गया, ठीक है। अभी रिजल्ट्स में आप देख सकते हो काफी सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे ये सारे आपको रिजल्ट्स यहाँ पे काफी सारे, देयर आर लॉट ऑफ रिजल्ट्स यू विल बी गेटिंग इन दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने स्क्रिप्ट चलाया, डिस्कवरी की, यहाँ पे डिस्कवरी करके ओएस डिटेक्शन ट्राई किया। यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे नीचे आओ, एफटीपी का ये बताया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एफटीपी को बेसिकली कनेक्टेड टू 29.215। अच्छा कनेक्ट हो गया यहाँ पे 2.3.4 प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। हाँ ये आपको एक एफ टी पी एनन, ये एक एनएससी स्क्रिप्ट है जो डिफॉल्ट एनएससी स्क्रिप्ट स्कैनिंग में इंक्लूडेड होता है, एफ टी पी एनन करके, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट एनएससी स्क्रिप्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये तो ये डिफॉल्ट जो एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन का स्क्रिप्ट्स होते हैं उसमें ये डिफॉल्ट होता है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डिफॉल्ट चला दिया एंड ये बता रहा है एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड है, ठीक है। एसएसएच का यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे गाइस एसएसएच के बारे में, टेलनेट के बारे में, उसका वर्जन वगैरह दिखा रहा है, एसएसएल सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा रहे हैं, एसएसएल वर्जन 2 सपोर्टेड, ये सारे मतलब डिटेल्स आपको यहाँ पे आरपीसी के बारे में डिटेल्स है, नेट बायोस के डिटेल्स है, जो भी पोर्ट्स है उन सब के अच्छी खासी डिटेल्स वगैरह, एंड क्या वलेरेबल है नहीं है, वर्जन नंबर, ये सारी चीज़ आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो पूरा डिटेल यहाँ पे आपको, यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे यही ओएस डिस्कवरी वाली आ चुकी है, एसएमबी सिक्योरिटी की आ गई है, यहाँ पे नेट बायोस वाला यहाँ पे आपको पता चल रहा है, नेट बायोस शेयर्ड वाले जो डायरेक्टरीज हैं वो सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से ये काम करता है, लाइक इस तरीके से आप इसको फायरवॉल इवेशंस में यूज कर सकते हो। कई बार इसको हम पैकेट फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बोलते हैं कि पैकेट फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हम ट्राई कर रहे हैं फायरवॉल को इवेट करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से गाइस एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड सोर्स पोर्ट मैनिपुलेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, इससे भी फायरवॉल इवेशंस होती है। बट इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, हम क्या करते हैं ना, सोर्स के पोर्ट को चेंज कर देते हैं, जो स्कैनिंग पोर्ट्स है, बस। मतलब कि एक्चुअल पोर्ट नंबर जो होता है ना, उसको रिप्लेस करके हम एक जो नॉर्मल पोर्ट नंबर्स जो होते हैं, जो वेल नोन पोर्ट नंबर्स होते हैं, उनमें से कोई पोर्ट नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम सर्वर्स पे, मैक्सिमम जो वेबसाइट्स होती है, जो डोमेन आईपी एड्रेसेस होते हैं, सर्वर्स होते हैं, उनमें वेल नोन पोर्ट्स के तरफ से जो इंक्वायरीज आती है वो अलाउड होती है। जैसे 80 पोर्ट का ऑलमोस्ट सारे सर्वर्स पे अलाउड होता है, 443 का अलाउड होता है, 8080 का अलाउड होता है, ठीक है। वेल नोन पोर्ट जैसे एफ टी पी का ऑलमोस्ट अलाउड होता है, जो लॉग रिक्वेस्ट होती है, डीएनएस वगैरह की जो रिक्वेस्ट होती है, 53 आई थिंक होता है उसका जो, तो ये सारे अलाउड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, एंड इसके लिए हमारे पास जो है वो हाइफन जी होता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देख लो कहाँ गया भैया, हाँ ये रहा हाइफन जी वाला, ठीक है। तो ये क्या, यूज गिवन सोर्स पोर्ट नंबर, आपका जो सोर्स पोर्ट नंबर मतलब आपका पोर्ट नंबर भैया, मतलब उसको आपको चेंज करना है स्कैन करने के लिए, ठीक है ना। तो बस उसके लिए आपको जी का यूज, हाइफन जी का यूज करना है, पोर्ट नंबर मेंशन कर देना है, दैट्स इट। मतलब कि इसको कैसे यूज करेंगे, एनमैप कर देना है, हाइफन जी कर देना है, पोर्ट नंबर मान लो मैं 80 को यूज कर लेता हूँ और हम टारगेट को स्कैन कर लेते हैं 168.29.12 इस तरीके से। तो आपने यहाँ पे तो ये नॉर्मल रिजल्ट्स आ गए, आप कोई भी टारगेट को सिलेक्ट कर लीजिए और उसको स्कैन कर लीजिए। तो हम यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम पोर्ट नंबर 80 के थ्रू जो है उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं google.com को, जो कि मोस्टली जो है ब्लॉक्ड नहीं होती है किसी भी वेबसाइट, किसी भी डोमेन पे, किसी भी जगह पे, ठीक है। तो इसकी मदद से भी हम फायरवॉल बाईपास
करने की कोशिश कर सकते हैं, हम ट्राई करते हैं। ये तब करना है आपको भाई जब आपको फिल्टर्ड पोर्ट्स मिल रहे हैं, आपको पोर्ट्स का सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है किसी वेबसाइट पे, आपको लग रहा है कि वहाँ पे फायरवॉल लगा हुआ है, ठीक है, वेब होप से भी चेक कर लिया फायरवॉल लगा है, उस वाले टारगेट पे आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो। ओके, अब गाइज इसी में एक और फंडा है, वो है आईपी एड्रेस डिकॉय मेथड का यूज़ करके, ठीक है। अभी ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। देखो, डिकॉय टेक्निक जो होता है, आईपी एड्रेस डिकॉय टेक्निक, उसमें क्या होता है ना कि मतलब कि आप डिकॉय आईपी एड्रेसेस का यूज कर सकते हो इवेट करने के लिए। मतलब डिकॉय आईपी एड्रेसेस का मतलब एक तरह समझो कि ये हनी पॉट्स आईपी एड्रेसेस का यूज करना, या फिर गार्बेज आईपी एड्रेसेस का यूज करना, या फिर ऐसे आईपी एड्रेसेस का यूज करना जो मतलब कि नेटवर्क को लगे कि अरे ये मतलब नेटवर्क को एक्चुअली में कंफ्यूज करना कि एक्चुअली में होस्ट ही स्कैन कर रहा है इसको, हमारे सिस्टम को होस्ट स्कैन कर रहा है, या फिर कोई डेकोय आईपी एड्रेस स्कैन करी या क्या, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि कौन सी आईपी एड्रेस एक्चुअली में यहाँ पे स्कैनिंग कर रही है टारगेट सिस्टम को, ठीक है। तो उसको हम डेकोय आईपी एड्रेसेस बोलते हैं, डेकोय। तो डेकोय आईपी एड्रेसेस को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आपके पास खुद का कोई हनीपॉट क्रिएटेड हनीपॉट आईपी, जैसे आप कोई कंपनी है, ठीक है, तो हनी पॉट वो खुद ही क्रिएट करेंगे ना यार, हनी पॉट्स के लिए जो सर्वर्स या मशीन्स जो क्रिएट करेंगे उसका भी आईपी एड्रेस होगा। तो अगर कोई अटैकर उन आईपी एड्रेसेस को ही यूज कर लेता है बेसिकली स्कैन करने के लिए, तो एक्चुअली में जो टारगेट सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए भी यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज -d यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। -d से यहाँ पे आप देख सकते हो सेंड स्कैन फ्रॉम स्पूफ्ड आईपीज। स्पूफ्ड आईपीज का मतलब यहाँ पे है कि वही डेकोयज आईपी, यानी कि जो आईपी एड्रेस ऑलरेडी टारगेट्स के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में है प्रेजेंट, एज अ हनी पॉट प्रेजेंट है, या एज ए जो भी एक सर्विस कोई प्रेजेंट है, उसी को आपने स्पूफ करके आपने खुद की आईपी उतनी कर ली, आपने स्पूफ कर लिया। स्पूफ करने के बाद आप उसी आईपी एड्रेस से स्कैन कर रहे हो, उस टारगेट को ही स्कैन कर रहे हो। उस केस में गाइज जो सिस्टम है भैया उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में कौन स्कैन कर रहा है। तो इसको भी दो तरीके से रैंडमली भी कर सकते हैं और मैनुअली स्पेसिफाई करके भी कर सकते हैं। तो रैंडमली करने के लिए यहाँ पे -d का यूज करेंगे, और मैनुअली भी करने के लिए -d का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन रैंडमली में क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको कोई रैंडम आईपी एड्रेस जनरेट करनी है तो आपको nmap लिखना है यहाँ पे, उसके बाद देना है -d। तो -d का मतलब डेको हो गया। उसके बाद रैंडम के लिए rnd लगाना है यहाँ पे, और कितने आईपीज रैंडमली आप जनरेट करना चाहते हैं, 10, 5, 3 जो भी है, 12, 15, 20 जो भी है। तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, रैंडमली 5 यहाँ पे कर देते हैं, और टारगेट जो भी आपका वो टारगेट दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अपना लाइव टारगेट दे दीजिएगा 128.29.12, और उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, रैंडमली कुछ डेकोज आईपी जनरेट करेगा और उसी से ये जो है स्कैन कर देगा। या तो आप अगर आप मैनुअली डिफाइन करना चाहते हैं, आपके पास आईपी एड्रेस है तो -d कीजिए, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे IP1, IP2, IP3 ऐसे करके आप दे दीजिए, और टारगेट का आईपी दे दीजिए 192.168, ठीक है। तो ये भी आपको स्कैन करके देता है। ये भी आपके बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना नोट्स में अगर लिखना हो तो हाइफन IP1, IP2, IP3, और यहाँ पे 192.168.29.12 इस तरीके से करके आप फायरवॉल इवेशंस वगैरह जो है इसकी मदद से भी कर सकते हो, जो कि आईपी एड्रेस डेकोय कहलाता है, ठीक है। जो 3 मैंने तरीके आपको बताए, जो इंपॉर्टेंट तरीके हैं, वो यही तीनों हैं जिसके मदद से आप फायरवॉल बाईपास वगैरह कर सकते हो। और भी तरीके हैं लाइक MTU वगैरह का एंड ये सब चीज़ें जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिलेगी, वो भी मैं आपसे उस पर भी डिस्कशन करूंगा प्रॉक्सीज का यूज़ करके। डेटा लेंथ का भी आप यूज कर सकते हो, लाइक डेटा लेंथ डिफाइन करके लाइक रैंडम डेटा पैकेट्स में ऐड कर दिया, मतलब कुछ भी रैंडम पैकेट्स में ऐड कर दिया तो उससे भी इवेशन होने के चांसेस है। इस पर भी हम लाइक बात करेंगे डेटा लेंथ वगैरह पे, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे अगले मतलब नेक्स्ट सेशंस वगैरह में, जो हमारा शाम का सेशन होगा शायद उसमें हम देखेंगे, एंड उसमें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी और भी जो भी चीज़ें हैं उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ये, अभी भी बाकी है, तो हम वाले शाम वाले सेशन में ही ऑलमोस्ट देखेंगे, ठीक है। इस सेशन में अभी बस इतना ही करेंगे। इस सेशन में हमने देखो क्या क्या किया, हमने आपको एक बार
समराइज कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा। इस सेशन में अभी हमने लास्ट वाले सेशन से कंटिन्यू करते हुए वी सॉ होस्ट डिस्कवरी हमने कर दिया था, पोर्ट डिस्कवरी कर दिया था, ओएस डिस्कवरी ओएस फिंगरप्रिंटिंग करने का कुछ तरीका जो होता है वो देखा कि ओएस डिस्कवरी ओएस फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है या ये सब क्या होती है ये हमने देखा। उसके बाद आप टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हो, टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम को वायरशार्क के थ्रू कर सकते हो, टीटीएल वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं, ये सब देखा। उसके बाद एनमैप का यूज करके फिर ओएस डिस्कवरी -o फ्लैग से आप कर सकते हैं, ये भी आपने देखा। सिंपल पैराटोएस में यूनिकॉर्न स्कैन आप लोग ट्राई कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू। वो भी एनएसएस स्क्रिप्ट का यूज करना हमने सीखा, एनएसएस स्क्रिप्ट कैसे यूज होता है, उससे कैसे हम ओएस डिस्कवरी कर सकते हैं या दूसरे वल्नरेबिलिटीज को खोज सकते हैं या दूसरे एनएसएस स्क्रिप्ट्स को भी आप कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आईडीएस या फायरवॉल इवेशन हमने देखा, उसमें हमने पैकेट फ्रेगमेंटेशन देखा, उसके बाद हमने सोर्स पोर्ट मैनिपुलेशन देखा एंड आईपी एड्रेस डिकोड देखा। ये 3 टेक्निक्स देखी। कुछ और भी टेक्निक्स हैं जैसे आईपी स्पूफिंग हो गई, कस्टम पैकेट क्रिएट करना हो गया, प्रॉक्सीज का यूज करके हो गया, ये सब भी हम देखेंगे लेटर ऑन जो हमारे आने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पैकेट फ्रेगमेंटेशन को भी अच्छे से देखा। पैकेट फ्रेगमेंटेशन में आप कैसे हाइफन एफ का यूज करके फ्रैगमेंट वाला जो ऑप्शन होता है उसको यूज करके आप कैसे कर सकते हो वो देखा। सोर्स पोर्ट मैनिपुलेशन में हमने देखा कि कैसे आप -G लगा के सोर्स पोर्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो और आईपी एड्रेस डिकोड में -D लगा के कर सकते हो। सिंपल सा ये एक ही टास्क मैं आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी दे रहा हूँ क्योंकि शाम ये आपको शाम तक का करके लाना है। स्क्रीनशॉट्स आप लोग भेजना है गाइस, स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हो मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता है आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं उसी को कंसीडर करता हूँ जो स्क्रीनशॉट भेजता है एंड उसी को वही मेरे दिमाग में रहते हैं जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं। बाकी लोग मेरे दिमाग में एक्चुअली में नहीं रहते हैं, सही बता रहा हूँ मैं। तो इसका इफेक्ट जो है आपको लास्ट में देखने को मिलेगा इन द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा करना है, मतलब आपको बेनिफिट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं, बस बात खत्म। बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको टास्क करना है, स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं, मुझे टैग करना है, हैशटैग टास्क का यूज करना है, ये सारे काम आपको करना है। तो बस एक ही आपको मैं शाम तक का दे रहा हूँ, यूज मैक्सिमम एनएसएस स्क्रिप्ट्स टू एनालाइज एंड स्कैन अ टारगेट। एक अच्छा टारगेट चूज कीजिए, सब डोमेन चूज कीजिए, सब डोमेन चूज कीजिए, सब डोमेन यूज कीजिए जो लाइव हो एंड उस पे उसकी आईपी एड्रेस फाइंड कर लीजिए पहले। तो आईपी एड्रेस निकाल के आईपी एड्रेस को ही यूज किया जाता है, या तो अगर आपसे वो नहीं हो रहा है तो आप मेटास्प्लॉइटेबल ही यूज कीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, उसी को टारगेट यूज कीजिए, उसी के आईपी को यूज कीजिए मेटास्प्लॉइटेबल पे, और जितने भी मैक्सिमम आप एनएस के स्क्रिप्ट्स हैं उसको यूज कीजिए। अगर आप अब तक आपने exploit the given open ports in previous task, मेटास्प्लॉइटेबल प्रीवियस टास्क में आपको एक्सप्लॉइट द गिवन ओपन पोर्ट्स इन प्रीवियस टास्क इन मेटास्प्लॉइटेबल, जो आपको प्रीवियस टास्क मैंने दिया था मेटास्प्लॉइटेबल में जावा आरएमआई को एक्सप्लॉइट करने के लिए, नेट बायोस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, एसएसएच माइस्क्यूएल एक्सप्लॉइट करने के लिए, ये सारे अगर आपका जिनका नहीं हो पाया अभी तक वो प्लीज उसको अभी फिर से कंप्लीट कर लेंगे शाम तक में। आपके पास शाम तक का टाइम है, प्लीज उसको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो लोग प्रेजेंट है प्लीज कंप्लीट करके लाइएगा। ये 2 टास्क है आपको शाम तक में आपको कंप्लीट करके लाना है ताकि शाम को हम आगे बढ़ सके और हमारा जो स्कैनिंग का और भी जो टॉपिक्स हैं और भी जो चीज़ें वो हम आगे पढ़ सके। ठीक है, एंड गाइज यकीन मानो आपको जो अभी जो भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे वो बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ। टू द पॉइंट का मतलब ये है ना कि अगर आप इवन अगर आपको एग्जामिनेशन देना हो ना CH वगैरह का, तो आप इसके बेसिस पे दे सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, बस बात खत्म, और आप क्रैक कर सकते हो, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की। तो थोड़ा अपने साइड से भी एफर्ट दिखाओ, थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ टास्क को वो भी करो, थोड़ा एफर्ट दिखाओ, चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करो। अब मैंने थोड़ा बता दिया, अगर तुमको मैंने आइडियस इक्वेशन में अगर मैंने तुमको सोर्स पोर्ट मैनिपुलेशन बता दिया या फिर फ्रैगमेंटेशन वाली बता दी, तो थोड़ा खुद से भी एक्सप्लोर करो ना, थोड़ा प्रैक्टिस तो करो। 3-4 बार कमांड चलाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे अलग अलग टारगेट पे, तो तुमको रिजल्ट्स अलग अलग मिलेंगे, एनालाइज करोगे, तुमको डिफरेंस पता चलेगा, थोड़ा और भी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें प्लीज़ आप किया करो। ओके गाइस, सो फिलहाल के लिए अपना जो क्या है स्टॉप करते हैं इसको, आज के सेशन को। थोड़ा छोटा सेशन ही हुआ है बट ठीक है, प्रोडक्टिव सेशन रहा, काफ़ी कुछ हमने सीखा, काफ़ी कुछ देखा। बाकी जो है कंटिन्यू करेंगे शाम को। शाम को प्लीज़ आप लोग सभी लोग आइएगा। 34 अटेंडेंस है, 33 है मान लो, अच्छी बात है। 30 के ऊपर अगर अटेंडेंस है तो मैं उसको वेल एंड गुड मानता हूँ। इवन अभी तक आप लोग कंटिन्यूड अगर है तो, आप लोग अगर बीच में कंटिन्यू नहीं रहेंगे, रिकॉर्डिंग के भरोसे रहेंगे,
तो भैया मैं बता रहा हूँ आपके लिए ही वो बेनिफिशियल नहीं है। रिकॉर्डिंग के भरोसे प्लीज़ आप लोग मत रहिएगा, तो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। रिकॉर्डिंग और लाइव सेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बस बात खत्म। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते